मैं उपस्थित को प्रणाम करता हूं और शब्दों में मैं डॉक्टर सरीन का आभार ज्ञापन करूं। यहाँ पर भारतीय बेनिफिशरीज आए और उन्होंने अपनी गाथा सुनाई। दोनों बहुत मार्मिक तरीके से अपने अनुभवों को शेयर कर रहे थे, गांगमेई और गौरव। तीसरे बेनिफिशरी हमारे मुख्य अतिथि हैं जिन्होंने अपनी बात बताई, श्री विकास स्वरूप जी। चौथा मैं खड़ा हूँ आपके सामने। मेरे पास अनुभवों का खजाना है कि किसी चौराहे में फंस जाने या अस्पताल जाने में क्या चुनना है। अब मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि मैं किसी भी तरीके से किसी अस्पताल में और सबसे पहले ILBS में लैंड कर दिया जाऊं, ऊपर से टपका दिया जाऊं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ हो जाएगा। तो ये अस्पताल नहीं है, तीर्थ है। बैठे होते डॉक्टर सरीन तो मैं नहीं कहता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन संसार में नहीं, इस पूरे विश्व में या मैं कहूँ ब्रह्मांड में भी अगर सबसे अच्छा डॉक्टर कोई ढूंढा जाए, जिसके बारे में हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी मुस्कान से ही सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा वातावरण है यहाँ। तो मैं उनकी मुस्कान देखने के लिए आता हूँ और उनका आशीर्वाद पाने आता हूँ। मैं अपना अनुभव छोटा सा बताऊँ विकास जी। यहाँ श्री उदय शंकर अवस्थी बैठे हुए हैं और आप दो महान उपन्यासों के से संदर्भित हैं। जय हो जिस फिल्म में गाया गया हो, उसका औपन्यासिक आधार विकास स्वरूप जी का था। और श्रीलाल शुक्ल हमारे देश के बहुत बड़े व्यंग्यकार, राग दरबारी के रचयिता, उनके मूल्यों को आगे बढ़ाने वाले अवस्थी जी यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने उनके नाम पर पुरस्कार प्रारंभ किया और अब तक चलता आ रहा है। माननीय नवीन जी के बगल में बैठकर एक राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति हुई। यहाँ सैनिकों को देख के प्रणाम करता हूँ। एक तरफ मेरे श्री माथुर बैठे हुए थे, ज्ञान देने को सदा आतुर, धन्य हैं डॉक्टर RP माथुर। इस वातावरण में मैं उनसे पूछ रहा था कि ये समय 7 मिनट है मेरे पास, जो कागज़ दिया गया था उसके अनुसार 11:30 पर चाय हो जाएगी। थोड़ा सा द्रुत विलंबित गति में हम चले हैं और डॉक्टर साहब हमारे अनुशासन के एकदम इतने कठोर सैनिक हैं। नवीन जी मुस्कुराते हुए सैनिक हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हुए सैनिक हैं, लिफ्ट का न्यूनतम प्रयोग करने वाले सैनिक हैं, क्योंकि अभी उनके राउंड पर जाने का समय था, तो जो अराउंड है उसको छोड़ के वो राउंड पे निकल जाते हैं। ऐसे बड़े डॉक्टर के लिए, बड़े इंसान के लिए और बड़े देवता के लिए एक बार आप तालियां बजा दीजिए उनकी अनुपस्थिति में। मैं कुछ अपने अनुभव थोड़े से बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने कहा है माथुर साहब ने कि वो डॉक्टर साहब चले गए हैं, समय की कोई सीमा नहीं है, चाय थोड़ी देर में भी पी लेंगे। तो धन्यवाद डॉक्टर माथुर कि आपने मुझे हरी झंडी दी है और मैं कुछ अपनी बात कह सकता हूँ, कुछ सुना सकता हूँ आपको। डॉक्टर डागा सर, दिल की इस धड़कन में मेरा एक शेर हुआ तो उसके बड़े अर्थ अलग अलग तरह से मैं सोच सकता हूँ, और हर परिस्थिति में वो शेर ज़्यादा ठीक माना जाता है जिसकी अनेकार्थकता हो और अलग अलग स्थितियों में आप उसका प्रयोग कर सकें। दिल की इस धड़कन में हम दोनों की साझेदारी है, दिल की इस धड़कन में हम दोनों की साझेदारी है, आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस तुम्हारी, आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस तुम्हारी। अच्छा, ये सिर्फ श्रृंगार का मामला नहीं है कि प्रेमी और प्रेयसी के बीच का कोई करार हो, ये तो इसकी दरकार तो सर्वत्र और कहीं भी हो सकती है। आज यहाँ सैनिक मेरे सामने बैठे हुए हैं, नवीन जी के
कमांड में चलने वाले हमारे अनुशासित सिपाही, मैं इनसे कहता हूं कि आंधी हो तूफान हो, चाहे भीषण गर्मी सर्दी हो, मौसम हिम्मत हारे, तुमने कभी ना हिम्मत हारी है। आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस तुम्हारी है। हमारी आधी सांस क्या होती है कि हम भी सीमा के इस पार आपके लिए कामनाएं करते हैं, आपसे अपेक्षाएं रखते हैं और आपका सम्मान करते हैं। मैं तो कवि हूं, लेकिन मेरी वाणी नहीं अकेली है, जन जन का सम्मान तुम्हारी वर्दी पर बलिहारी है। आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस तुम्हारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी 75 का पूरा हुआ हूँ। मेरा सौभाग्य है कि उस समारोह में डॉक्टर शरीन आए थे और डॉक्टर सुनीता भी आई थी। उनको वहाँ देख के मुझे, मेरी तरफ देखना बंद कर दिया लोगों ने। जो मैं केंद्रीय व्यक्ति था वहाँ, सब मुझे भेंट दे रहे थे, तो सबके सब इतने ज़्यादा प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व हैं, और ख़ासकर सोशल मीडिया से भी लोग जानते हैं उनको, जो टिप्स देते हैं वो अपने शरीर को जानने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। तो मैं तो सोच रहा था कि मैं 75 का हो गया, बहुत काम भी किया, 65 वर्ष से मैं कविताएं सुना रहा हूँ अपने आप को और देश को। सन 63 में विकास जी में पहली बार लाल किले के कवि सम्मेलन में आया था, और जिन नामों को प्रायः पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा जाता है, उनके साथ बैठकर उनका स्पर्श करने का अनुभव मिला है, उनके साथ छोटी अपनी कविताएं सुनाने का भी मौका मिला है। लेकिन इस मोड़ पर आकर, उम्र का जो पड़ाव है, मैंने सोचा कि अब गया जाके बोध क्या करना। बहुत ले लिया साहब जगह जगह से। अब गया जाके बोध क्या करना, इतने अंतर्विरोध क्या करना, इतनी जंजाल जिंदगी जी है, अब सरल या सुबोध क्या करना। अब ये चीज़ जो है ना, डॉक्टर साहब को पसंद नहीं आएगी, क्या करना, अभी तो करना है। अंत में आऊँगा उस बात पे भी, लेकिन मैं अपनी मानसिकता ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे तीर्थ और देशाटन किए। शांत रहना, देखिए सुनिए, और आपको जहाँ अच्छा लगे आप बताइएगा। बताने का तरीका एक ही होता है, कवि के सामने बता दीजिए क्या होता है। धन्यवाद धन्यवाद, आप जानते हैं, धन्यवाद। शांत रहना नहीं आसान मगर, शांत रहना नहीं आसान मगर, अब किसी पर भी क्रोध क्या करना। अब किसी पर भी क्रोध क्या करना। खूब निष्कर्ष मिल गए मुझको, और जीवन का शोध क्या करना। अपने अंदर भी भला क्यों झांकूं। बहुत से लोग नसीहत देते हैं, अंदर झांको, अंदर झांको। क्यों झांके यार, अपने अंदर भी भला क्यों झांकूं, अपना आत्मबोध क्या करना। और एक आसान सी बात है कि काम करना है तो करवा दो मियाँ, काम करना है तो करवा दो मियाँ, लिख के दूं सानुरोध क्या करना। सभी ने काम करवाना है तो करवा दो मियाँ, लिख के दूं सानुरोध क्या करना। और मैं आपको एक बात बताऊं कि रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव जब 75 वर्ष के हुए, तो उनका एक आश्रमवासी उनके पास आया शांति निकेतन में, और उसने कहा कि देखिए 4 आश्रम हैं, बचपन आपका कैसा बीता हम जानते हैं, तरुणाई में आपने क्या किया हम जानते हैं, वानप्रस्थ भी आपका बीत गया है, संन्यास में आप प्रवेश करने वाले हैं, तो क्या आप कल से तपस्वी हो जाएंगे। तो उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात कही। उन्होंने कहा कि देखो तपस्वी तो हम हो जाएंगे, लेकिन हमारे साथ एक तपस्वी नहीं होनी चाहिए। बिना उसके नहीं जाएंगे। तो मेरी तपस्विनी अभी 72 साल की है, उसकी प्राण रक्षा भी डॉक्टर साहब ने की। उन्होंने कहाँ बुला के अपना यहाँ सब तैयारी रखी। तो मैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के ही मामले में कहता हूँ, अपने आप को उनके समानांतर तो क्या रखूँगा, लेकिन उनके चरणों में रख के कहता हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी से जाता नहीं, टैगोर जी के कथन को याद रखिएगा, जो मेरी ज़िंदगी से जाता नहीं, ऐसे रस का विरोध क्या करना। जो मेरी ज़िंदगी से जाता नहीं,
ऐसे रस का विरोध क्या करना। लेकिन डॉक्टर सरीन, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं निराशा का शिकार हूँ, नहीं। न मुड़ के देखूं न रुकना है मुझे, न मुड़ के देखूं न रुकना है मुझे, बन के आत्मावरोध, अपना ही अवरोध बन के आत्मावरोध क्या करना। लेकिन एक बात तय है और ईमानदारी से कहता हूँ, बहुत सारे पदों पे मैं रहा हूँ, कोई पद चाहिए नहीं मुझको सर, कोई पद चाहिए नहीं मुझको, चुन भी लो निर्विरोध क्या करना। कोई पद चाहिए नहीं मुझको, चुन भी लो निर्विरोध क्या करना। एक सूत्र में डॉक्टर सरीन और यहाँ के सभी डॉक्टर एक चीज़ के लिए और लगे हुए हैं, और इन चर्चाओं में कई बार शरीक भी रहता हूँ। अभी उल्लेख भी हुआ कि हम कितनी दवाइयाँ खा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, आवश्यकता उतनी नहीं होती, और उम्र बीत जाती है भसकते हुए उनको खाते हुए दवाइयों को। जब अंदर बिल्कुल तंत नहीं रहा, तब संत हो चुके हुए शरीर ने दवाओं से कहा, ये संवाद है। जब अंदर बिल्कुल तंत नहीं रहा, तब संत हो चुके हुए जर्जर शरीर ने, उसको बंद नहीं किया था, मुझे याद करने वाले गलत समय पे याद कर रहे हैं, तो उनका फ़ोन कलम करना ही बेहतर है, वो नहीं हो पाता कई बार। अब वो अनेक बार अगर काट देंगे ना तो फिर जोड़ देंगे वो, ये और अच्छी बात है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, बंद ही कर दूंगा, माफ़ करिएगा। जब अंदर बिल्कुल तंत नहीं रहा, तब संत हो चुके शरीर ने दवाओं से कहा, तुम में से कुछ तो वाकई गुनहगार हैं, एकदम फालतू हैं, बेकार हैं। मैंने तुम्हें आखिर क्यों खाया, क्यों लिया? तुमने मेरे डीएनए से तो संवाद ही नहीं किया। अब जो जीनोम की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं, उससे मैंने कहा है, तुमने मेरे डीएनए से तो संवाद ही नहीं किया। सुन लो, भविष्य में कोई शरीर इतनी दवाएं नहीं बसकेगा। ऐसा समय आने वाला है जब सिर्फ एक दवा से ही जी सकेगा। हाँ, हर शरीर के हर रोग के लिए डॉक्टर सरीन के मार्गदर्शन में सिर्फ एक गोली होगी और उम्र भर स्वस्थ रहेगा रोगी। उम्र भर स्वस्थ रहेगा रोगी। शरीर वैज्ञानिकों की मशीन है। मैं डॉक्टर्स को शरीर वैज्ञानिक मानता हूँ अब एक गोली के परिकल्पना से। शरीर वैज्ञानिक की मशीनें हमारे डीएनए से बात करेंगी और गोली में अनुकूलता के तत्व भरेंगी, हमें खिलाएंगी पिलाएंगी या नसों में चढ़ाएंगी, पर सिर्फ मुझ एक इंसान की नहीं, पूरी इंसानियत की उम्र बढ़ाएंगी। एक इंसान की नहीं, पूरी इंसानियत की उम्र बढ़ाएंगी। 99% उपचार डीएनए के जीनोम से होगा, बाकी मुझ शरीर के एक नाद ओम से होगा। अब एक कविता जो इन दिनों लिखी है मैंने, आप जिक्र कर रहे थे, आती पूछ रहे थे कि मुझे क्या लिखना चाहिए, उसी दिशा का एक उदाहरण दे रहा हूँ विकास जी आपको। और ये भी देखिए, हास्य कवि हैं तो लोग समझेंगे कि भाई पशुओं पे लिखना इनका धर्म है, कुत्तों पे, गधों पे, घोड़ों पे, खच्चरों पे। अगर आपने हाथी तो ठीक है, लेकिन वो तो लिख दिया तो अच्छा है, लेकिन जिनसे हास्य पैदा हो ऐसे जंतुओं पे लिखो। मैंने ऐसा प्रायः नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर किया, चूँकि मेरे पीछे कोई नहीं है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके तो क्या तुम रह सकते हो बिना चौंके? अगर तुम्हारे पीछे, जवान हंस रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके तो क्या तुम रह सकते हो बिना चौंके? अगर रह सकते हो तो या तो तुम बहरे हो या फिर बहुत ही गहरे हो। या तो तुम बहरे हो या फिर बहुत ही गहरे हो। तो मैंने बड़ी एक संवेदनशील कविता लिखी है, मुझे लगता है कि है, आप उस संवेदना में बहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वही चौराहा दिखा रहा हूँ आपको विकास जी के साथ। चौराहे पर अचानक मेरी कार का रास्ता काट गया एक कुत्ता। मरते मरते भी बच गया अलबत्ता, मरते मरते भी बच गया अलबत्ता।
हाँफते हाँफते डिवाइडर पर जाके रुक गया और मेरी ओर मुंह करके धन्यवाद में झुक गया। करिए उसके लिए, मेरी ओर झुक के धन्यवाद में झुक गया। फिर उसकी उठती हुई पलकों से आवाज आई, तुम ठीक तो हो मेरे भाई? माना कि लाइट रेड नहीं पीली थी, हालत तो देखो हम दोनों की ही ढीली थी। भय की मात्राएं बढ़ गई थी। भाया मान गए, तुमने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, क्योंकि मैंने भी भागते हुए अपनी पूरी ताकत से दम दबाई, हम दोनों बच गए मेरे भाई। मैं बोला ब्रेक न मारता तो क्या करता, ब्रेक न मारता तो क्या करता, तू कुत्ते की मौत मरता, तू कुत्ते की मौत मरता। कुत्ता हंसा, कुत्ते की मौत क्यों मरता, तुम्हारी असावधानी की बलिदानी मौत मरता। फिर शर्मसार तो हो जाता तुम्हारी रफ्तार का जुनून, पीली लाइट तक छिटक जाता मेरा लाल लाल खून। मरते मरते भी मेरे मुंह से भी एक मुहावरा झरता, अगर बिल्ली रास्ता काट जाती ना तो तू अपशकुन की मौत मरता। बिल्ली रास्ता काट, देखिए पार्श्व के लोग मुस्कुरा रहे, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर बिल्ली रास्ता काट जाती तो तू अपशकुन की मौत मरता। मैंने उसके श्रापोपहार को सहा, मैंने उसके श्रापोपहार को सहा और उसने हरीश भिमानी की गंभीर निराभिमानी वाणी में कहा, मैं आदिकालीन समय हूं, तुम वर्तमान में विलय हो, मैं भौंकने में विलंबित, तुम बोलने में द्रुतलय हो। मेरी जाति ने आदिम युग से सारी दुनिया सूंघी है, फिलहाल मेरी भौंक भाषा गूंगी है। लो मेरी आंखों से सुनो, सही या गलत जो चाहे चुनो। इजराइल को ईरान पर नकेल चाहिए, चीन को ईरान से तेल चाहिए, रूस को मारामारी का खेल चाहिए, अमेरिका को हथियारों की सेल चाहिए, अमेरिका को हथियारों की सेल चाहिए, और हमारे भारत को आपस का इंसानी मेल चाहिए। हमारे भारत को आपस का इंसानी मेल चाहिए, लेकिन वक्त ऐसा आने वाला है कि पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसको मारा है। और हमारी कुत्तानियत को भी तो तुम्हारी इंसानियत का ही सहारा है, हमारी कुत्तानियत को भी तो तुम्हारी इंसानियत का ही सहारा है। सब मर गए तो काहे का ठाठ, लकड़ी बचेगी न काठ, गीत बचेगा न संगीत, सभी रहेंगे भयभीत। कहीं ऐसा न हो कोई खुमैनी, किम जोंग उन पुश्तैनी या कोई सुपर पावरफुल एटॉमिक चूहा इंसानियत का रास्ता काट जाए और इस धरती को लाशों से पाट जाए, इस धरती को लाशों से पाट जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। बहरहाल थैंक यू इंसान, बच गई मेरी जान। पर स्वयं से पूछना कि क्यों तुम्हारा अहंकार गलती न मानने की जिद पर अड़ा है। अब देखिए समापन कहाँ करता हूँ, उस पर मैं आपका आशीर्वाद चाहूँगा। क्यों तुम्हारा अहंकार गलती न मानने की जिद पर अड़ा है। अब मुझे जाने दो, सड़क के उस पार असहाय नेत्रहीन मेरा मालिक खड़ा है। और अंतिम कविता सुना के, आज वर्ल्ड किडनी डे है। हमने बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर माथुर से जानी। आज यहाँ आप जीवित जागृत जीवंत विश्व किडनी दिवस में हैं। आगे का स्वस्थ जीवन, जीवंतता और जागृति, ये सब आपके बस में है। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। आज हमने जाना कि छन्नी इतनी महीन हो कि बाहर नहीं प्रोटीन हो। पता के गए किडनी की छन्नी बताया ना आज इन्होंने, किडनी की छन्नी इतनी महीन हो कि बाहर नहीं प्रोटीन हो, बाहर नहीं ब्लड सेल हो, बाहर तो अनावश्यक मैल हो। किडनी से बाहर तो अनावश्यक मैल हो, जागरूकता हो इतनी कि 5वीं स्टेज पर सिकुड़ न जाए किडनी। बता रहे थे, जागरूकता हो इतनी कि 5वीं स्टेज पे जाके सिकुड़ न जाए किडनी। सब्जी हरी, फलों को कुतरो, उतरो चढ़ो, चढ़ो और उतरो। तो यदि सही खान पान हो, नियमित व्यायाम हो, मुस्कुरा के जीते हों, पानी खूब पीते हों, शराब को टालम टोल हो, शुगर पे कंट्रोल हो,
चेहरे पैरों या पंजों में सूजन न हो, मूत्र का झागदार विसर्जन न हो, वजन नहीं कम नहीं ज़्यादा हो, नींद बिना बाधा हो, पोषकता का अनुमान हो, किडनी पर ज्ञान हो, हालत नहीं पिटी हो, नहीं ओबेसिटी हो, कमती फाइब्रोसिस हो, थामने की कोशिश हो, हेल्थ की ट्रैकिंग हो, लगातार चेकिंग हो, रेगुलर चेकअप हो, सुबह अर्ली वेकअप हो, रोज़ाना योगा हो, दिन ढंग से भोगा हो, चादर नहीं मैली हो, ऐसी जीवन शैली हो, जीरो माने जीरो माने जीरो माने जीरो तनाव हो, तब तो तुम रानी हो, तब तो तुम नवाब हो, तब तो तुम रानी हो, फिर तो तुम नवाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका प्रेम स्नेह, शुक्रिया।